हेलो एवरीवन, आप सभी का गणित एनालिसिस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हमने अपनी प्रीवियस क्लास में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 4 तक के जो क्वेश्चंस थे उसको सॉल्व कर लिया था। अब एक्सरसाइज 1.1 का हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। तो देखिए इस सवाल में क्या दिया है, इसके आधार पर हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ये सवाल ये कह रहा है कि जाँच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो इसको हमें चेक करके बताना है और इसका हमें एक कारण भी लिखना है कि ऐसा होगा तो क्यों होगा और ऐसा नहीं है तो क्यों नहीं होगा। ठीक है, पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा जो हमने पहले पढ़ा है कि प्राकृत संख्या क्या होती है। आप लोगों को अच्छी तरह पता है कि प्राकृत संख्या वह होती है जो 1 से शुरू होती है और किसकी ओर जाती है, अनंत की ओर जाती है। ठीक है, इसको हम किससे दर्शाते हैं, कैपिटल एन से दर्शाते हैं। आपकी किताब में स्मॉल एन दे रखा है तो वो भी ठीक है। तो अब 1 से शुरू होती है और कहाँ जाती है, अनंत की ओर जाती है, हाँ या ना जाती है। चलो ये बात आपको पता है प्राकृत संख्या। अब क्या कह रहा है, किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n है यहाँ पर। ठीक है, ये थोड़ी सी टाइपिंग एरर है तो इसको आप इग्नोर करना। यहाँ संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है क्या। तो इस तरीके के सवाल को हम समझने के लिए, क्योंकि परीक्षाओं में ऐसा सवाल अक्सर आता ही है 1 या 2 नंबर के में। एक आपकी बुक में एग्जाम्पल दे रखा है इसी तरीके का 4 की पावर n वाला, तो मैं समझाता हूँ। मुझे एक बात बताइए आप लोग, यदि मैं 6 की घात n है, यदि n का मान अगर मैं 1 रखता हूँ, एक बार पहले ये समझना मैं क्या बताना चाहता हूँ। ठीक है, n का मान यदि मैं 1 लगता हूँ तो 6 की घात कितनी हो जाएगी, 1, तो बराबर क्या हो जाएगा 6। ठीक है, यदि मैं n का मान 2 रखता हूँ तो 6 की घात कितनी होगी, 2, बराबर क्या होगा 36। यदि मैंने n का मान 3 रखा तो 6 की घात कितनी होगी, 3, तो 6 की घात 3 का मान आता है हल करने पर 216। यदि मान लीजिए मैं इसके अभाज्य गुणनखंड करता हूँ तो इसके अभाज्य गुणनखंड मुझे मिलेंगे, इसको तो पहले मैंने हल करके बता दिया आपको डायरेक्टली। ठीक है, समझना एक बार इस सवाल को, एक अच्छा सवाल है ये, अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। देखिए 6 हमें मिल गया, 36 हमें मिल गया, 216 हमें मिल गया। तो देखिए 6 को क्या मैं 2 गुणा 3 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता, लिख सकता हूँ। अभाज्य गुणनखंड करने पे मुझे यही मिलता है। 36 के जब मैं अभाज्य गुणनखंड करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है, 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 2। देखिए कैसे मिला, 6 का तो आप लोगों को इजीली समझ में आ गया होगा, 36 का मैं समझा देता हूँ। देखिए 36 में हमने 2 का भाग दिया, 2 एकम 2, 1 बचा तो 16 बन गया, तो 2 8 16 हो गया। फिर 2 का भाग दिया तो 2 नाम 18 हो गया। फिर आपने इसमें 3 का भाग दिया तो 3 3 9, 3 का भाग दिया तो 1। देखिए अभी मैं आपको जो समझा रहा हूँ, 3 का 3 में भाग दिया 1 आया। तो जैसे हम इसका अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 36 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। इसको मैंने डायरेक्टली क्या लिख दिया, 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, तो मैंने यहाँ लिख दिया। अब इसी प्रकार से हम किसके कर रहे हैं, 216 के अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं। ठीक है, इसको भी हम समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पर। देखिए मैंने यहाँ पर 216 के अभाज्य गुणनखंड करे तो हमें 2 भी 3 बार मिल गया और 3 भी हमें यहाँ 3 बार मिल गया। तो मैं क्या लिख दूंगा, 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 3। तो ये जो बात मैंने लिखी है आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। एक बार मैं इसको इरेज कर देता हूँ यहाँ पर। अब आप लोगों को एक बात पता है कि कोई भी संख्या यदि, आप लोग एक चीज़ जानते हो, कोई भी संख्या यदि 0 पर एंड हो, 0 पर समाप्त हो, जैसे कि मैं कुछ एग्जांपल लेता हूँ, 10 लिखा मैंने, 50 लिखा, 90 लिखा, जैसे 600 लिखा, कोई एक एग्जांपल मान लो मैंने 630 पे लिखा। जैसे ये सभी संख्याएं किस पे समाप्त हो रही है, 0 पर समाप्त हो रही है, नहीं हो रही है। जब भी आप इन संख्याओं का जब अभाज्य गुणनखंड करोगे तो हमेशा आप देखना, आपको एक चीज़ नोटिस करने को मिलेगी कि इन सभी के अभाज्य गुणनखंड में 2 गुणा 5 मिलेगा। इन सभी के अभाज्य गुणनखंड में क्या मिलेगा, 2 गुणा 5 मिलेगा। इन सभी के अभाज्य गुणनखंड में 2 गुणा 5 मिलेगा। एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए हमने कुछ संख्या ली है 0 पर समाप्त हो तो 10, 50, 90, 600, 630 ली। एक काम करते हैं, इसको समझने के लिए इन सभी का अभाज्य गुणनखंड करके देखते हैं। मान लो अगर यदि मैं 10 के करता हूँ तो क्या होगा, 2 का भाग दूंगा 5 बार जाएगा, 5 का 5 में भाग दूंगा 1 बार। देखिए कोई भी संख्या यदि 0 पर समाप्त होगी तो उसके अभाज्य गुणनखंड में क्या होना चाहिए, 2 गुणा 5 का होना बिल्कुल जरूरी है। ठीक है, क्यों है अभी मैं समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने कुछ एग्जांपल लिए, 10, 50, 90, 600, 630, ये सभी संख्या किस पे समाप्त हो रही है, 0 पर।
तो मैंने इसी बात को समझाने के लिए आपके सामने कुछ अभाज्य गुणनखंड करे ही नहीं संख्याओं के। जैसे मान लीजिए मैंने 10 का अभाज्य गुणनखंड करा तो 2 का भाग जाएगा, 5 बचेगा, और 5 में किसका भाग जाएगा, 1 का जाएगा। 70 है, अब 70 के अभाज्य गुणनखंड करोगे तो सबसे पहले आप छोटी अभाज्य संख्या का भाग दोगे, 2 का आपने भाग दिया तो 2 तिया 6, 1 बचा तो 10 बन गया, तो 2 पंजे 10 हो गया। अब 35 है, इसमें 2 का तो भाग जाएगा नहीं, 2 का नहीं जाएगा तो हम 3 का देंगे, 3 का भी इसमें पूरा भाग नहीं जाएगा तो हम किसका भाग देंगे, 5 का। और 5 7 दे क्या आया 35, और 7 में किसका भाग दिया, 7 का। अब 2 का भाग हम 90 में दे रहे हैं तो 45 आता है, ठीक है। 45 में 3 का भाग जाता है, 3 एकम 3, 1 बच गया तो 15 बन गया, 3 पंजो 15 हो गया। 3 का भाग देंगे तो 3 पंजो 15, और 5 का 5 में भाग देंगे 1। तो इसी प्रकार से मैंने 600 के अभाज्य गुणनखंड करे। तो यहाँ पर जो भी आप अभाज्य गुणनखंड कर रहे हो, यहाँ एक बात कॉमन है, पता है क्या, जब भी आप अभाज्य गुणनखंड कर रहे हो तो आपको देखो ये क्या 2 गुणा 5 के रूप में मिल रहा है, ये भी क्या 2 गुणा 5 के रूप में मिल रहा है, ये भी आपको 2 गुणा 5 के रूप में। इसमें कहीं ना कहीं 2 गुणा 5 तो है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, और यहाँ पर भी है। दिख रहा है, नहीं दिख रहा, यानी 2 गुणा 5 के पेड़ सभी जगह उपलब्ध है। मतलब यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होगी तो उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 गुणा 5 का होना तो बिल्कुल ही जरूरी है। यदि ये नहीं है तो वो संख्या 2 गुणा 5 के रूप में नहीं होने पर वह संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगी। तो आप क्या कारण लिखोगे, आपको ये बात अच्छे तरीके से समझ में आई गई होगी। ये हमारा एग्जाम्पल है, इस बात को मैंने आपको समझाने के लिए बताया है। परीक्षा में जो आपको लिखना है वहाँ ऐसे नहीं करना, परीक्षा में आपको क्या करना होगा, आप पहले तो इस संख्या को ऐसे लिखोगे, तो मैंने डायरेक्टली बताया है यहाँ पर, इस तरीके से लिखोगे आप पहले, ठीक है। इसके बाद में आप नीचे जा करके एक रीज़न लिखोगे, ये मैंने आपको समझाया है कि ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं 2 गुणा 5, ठीक है। तो आप लिखोगे, यहाँ पर लिखोगे अब आप कि हम जानते हैं कि, क्या लिखोगे आप, हम जानते हैं कि किसी संख्या के अंक 0 पर समाप्त होने के लिए उस संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 2 गुणा 5 का होना आवश्यक है, परंतु यहाँ 6 की घात n में अभाज्य गुणनखंड के रूप में 2 गुणा 3 की घात n प्राप्त होता है। अतः 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगी। तो मुझे लगता है कि अब आप लोगों के सवाल अच्छे तरीके से समझ में आया होगा कि मैंने सवाल को समझाने के टाइम आपको सही कारण बता दिया। एक बार फिर से हम इस सवाल को रिपीट कर लेते हैं। देखिए, प्राकृतिक संख्या क्या होती है, जो 1 से शुरू होती है अनंत की ओर जाती है। तो मैंने n बराबर 1 रखा, आपको सवाल में दे रखा है 6 की घात n और अंक 0 पर समाप्त हो सकती है क्या, ये हमें चेक करना है, ठीक है। तो n बराबर 1 लिखा तो 6 की घात 1 बराबर 6 लिखा। जब मैं 6 का अभाज्य गुणनखंड करता हूँ तो 2 गुणा 3 होता है, मैंने आपको समझाया। n बराबर 2 रखा तो 6 की घात 2 हुआ, 6 का वर्ग करने पे 36 आता है, और 36 का अभाज्य गुणनखंड करने पे 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 2 आता है। n बराबर 3 लिखा तो 6 की घात 3 होता है, 6 की घात 3 को हल करने पे 216 होता है, और 216 के अभाज्य गुणनखंड करने पे 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 3 आता है। ये बात आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आई होगी, ठीक है। जब ये बात समझ में आ गई तो मैंने आपको नीचे समझाया कि 0 पर समाप्त हो तो वो कुछ संख्या ऐसी होगी जो 0 पर समाप्त हो रही है, ठीक है। जब मैंने इन संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड करे तो देख रहे हो आप लोग यहाँ पर कि हमें हमेशा अभाज्य गुणनखंड में 2 गुणा 5 का एक ना एक रूप मिला ही है, ठीक है। जब हमें 2 गुणा 5 मिल रहा है तो उसी आधार पर हम कह सकते हैं कि हम जानते हैं कि किसी संख्या के अंक 0 पर समाप्त होने के लिए उस संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 2 गुणा 5 का होना आवश्यक है, परंतु यहाँ 6 की घात n में अभाज्य गुणनखंड के रूप में 2 गुणा 3 की घात n प्राप्त होता है, अतः 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगी। तो मुझे लगता है कि सवाल आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर, जो कि है छठा सवाल। देखिए, इस सवाल में क्या दे रखा है कि व्याख्या कीजिए कि 7 की घात 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं। तो पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि भाज्य संख्या क्या होती है। देखिए, भाज्य संख्या वह होगी जिसमें किस किस का भाग जाएगा, एक का, स्वयं का,
और अन्य संख्याओं को उसमें क्या जाना चाहिए, बोलो, भाग जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, जाना चाहिए। ठीक है, मैंने आपको परिभाषाएं पढ़ाई थी, इसी वजह से मैंने आपको सभी संख्याओं की परिभाषाएं पढ़ाई थी, ताकि आप लोगों के दिमाग में आगे डाउट नहीं रहे, क्योंकि उन सभी टर्मिनोलॉजी को या वर्ड्स को हम आगे यूज़ करेंगे। ठीक है, जैसे देखिए अभी हमें क्या दे रखा है इसने सवाल में, 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13। अब आप लोग जानते हैं, देखो 13 यहाँ पर भी और 13 यहाँ पर भी, बीच में प्लस का चिन्ह है तो क्या कॉमन आ जाएगा, 13 कॉमन आ जाएगा। तो 7 गुणा 11, 13 की जगह पर यहाँ 1 हो जाएगा, प्लस 13 कॉमन लेने पर यहाँ 1 आ जाएगा। अब आप लोगों के कई बच्चों के मन में डाउट आ रहा होगा, सर आपने कॉमन कैसे लिया। तो मैं समझाता हूँ, जब भी आप किसी संख्या में, यदि किसी संख्या को अगर आप कॉमन लेते हो ना, तो कॉमन लेने का मतलब होता है कि जिस संख्या को आपने कॉमन लेके बाहर निकाला उस संख्या का आपने उसमें भाग दिया। जैसे 13 यहाँ पर भी है, 13 यहाँ पर भी है, जैसे मैं 13 कॉमन लूँगा तो 7 गुणा 11 गुणा 13 पहले से था, तो इस जगह पर क्या हो रहा है कि 13 में किसका भाग लग रहा है, 13 का, और प्लस का चिन्ह ऐसे कैसे, अब यहाँ 13 बच रहा है तो इसमें भी किसका भाग लग रहा है, 13 का। ठीक है, इसको थोड़ा सा नीचे हल कर रहा हूँ तो क्या आ रहा है, 7 गुणा 11 गुणा 13 में 13 का भाग दूंगा 1 आएगा, समान संख्या का भाग देने पर इधर भी क्या आएगा 1, 13 यहाँ बची क्या, 7 गुणा 11 गुणा 1 तो 77 तो ये हो गया, और 1 से किसी संख्या को गुणा करते तो वही संख्या रहती है 1, तो 13 गुणा क्या हो गया बोलिए, 78 हो गया, क्योंकि जो बाहर कॉमन लेते हैं तो वो संख्या आपस में क्या होती है, गुणा। एक बार 13 को 78 से गुणा कर लेते हैं, क्या होगा, 13 दूनी 26, 13 तीन 39, 13 चौको 52, 13 पंजे 65, 13 छः 78, 13 सत्ते 91, 13 अंटे 104। ठीक है, हासिल का लगा 10, 13 सत्ते 91, 91 और 10 कितना होएगा 101। तो हमारा उत्तर क्या आ गया 1014। अब हम चेक कर लेते हैं कि ये भाज्य संख्या है या नहीं है। देखिए अगर यदि ये भाज्य संख्या अभाज्य संख्या होती तो इसके अंदर क्या होता, केवल 1014। अगर यदि मान लीजिए अभाज्य संख्या होती तो इसमें या तो 1014 का भाग जाता या फिर किसका भाग जाता, 1 का भाग जाता। अब हम देखते हैं, देखिए हम कैसे चेक करेंगे, 1014 है, एक बार देख लो आप इसमें, देखिए 1014 में क्या 1 का भाग जा रहा है, क्या जा रहा है, 1014 में क्या 2 का भाग जा रहा है, जाएगा, कितनी बार, 1014 में जब 1 का भाग दोगे 1014 बार जाएगा, 2 का भाग दोगे 2 पंजे 10 और 0 7 507 बार जाएगा। 1014 में क्या 3 का भाग जाता है, क्या देखते हैं, 3 तिया 9, 1 बच गया तो 11 बन गया, तो फिर 3 तिया 9, 2 बच गए तो 24 हो गया, 3 8 24, यानी 3 का ही भाग जा रहा है। मैंने अभी आपको क्या समझाया कि भाज्य संख्या ऐसी होती है जिसमें 1 का और स्वयं का तो भाग जा ही रहा है और उसके अलावा अन्य संख्या का भी भाग जा रहा है। तो मैंने आपको यहाँ बता ही दिया कि 1014 में देखो 1014 का भाग गया, पहली बात सही है। 1014 में 1 का भाग गया, गया खुद का गया, ठीक है, 1 का गया, ठीक है, उसके अलावा अन्य संख्या क्या 2 का भाग चल गया, क्या 3 का भाग चला गया, गया। तो इस प्रकार से अब आप लोग कह सकते हैं कि इस संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड होंगे, इस वजह से ये कैसी संख्या होगी, भाज्य संख्या होगी। मैंने आप लोगों को भाज्य संख्या की परिभाषा में समझाया था कि भाज्य संख्या ऐसी संख्या होती है जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। ठीक है, तो यहाँ आप क्या लिख दोगे, यहाँ 1014 के 1 और 1014 के अलावा अन्य गुणनखंड भी हैं। ठीक है, एक बार मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ये मेरी तरफ से समझाने के लिए था, आपको एग्जाम में ऐसा नहीं करना है, जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ आपको एग्जाम में उसी तरीके को काम में लेना है। ठीक है, मैं इस चीज़ को यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ 1014 के 1, 1014 के अलावा अन्य गुणनखंड भी है, अतः 1014 के 2 से अधिक गुणनखंड विद्यमान है। अतः यह भाज्य संख्या होगी। पहली स्टेप तब आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, ये भाज्य संख्या होगी, पहली स्टेप आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अब इसी में एक सवाल और दे रखा है, क्या दिया है, 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2, उसको भी अब हम समझ लेते हैं। क्या दिया है हमें इसी में अगला, 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस, चेक कर लेते हैं एक बार सवाल में हमें क्या दिया है, प्लस में हमें दे रखा है 5। तो हमें कुछ वैसा ही करना है जो भी हमने पहले किया। क्या करना है, इसमें जो कॉमन है उसको कॉमन लेना है। देखिए यहाँ 5 यहाँ पर भी है, 5 यहाँ पर भी है, तो पूरे में क्या कॉमन आ जाएगा 5, तो क्या बचेगा 7 गुणा 6 गुणा 5 में क्या लग रहा है, एक तरीके से 5 का भाग लग रहा है, बाकी सभी संख्या इसी रूप में। ठीक है, प्लस इधर भी क्या हो रहा है, 5 में 5 का भाग लग रहा है, 5 को जैसे ही कॉमन लिया तो 7 गुणा 6 गुणा 1 गुणा 4 गुणा 3 इंटू 2 इंटू 1
और प्लस में क्या बच जाएगा, 1 बचेगा। अब क्या कर रहा हूँ मैं, अंदर वाली संख्या को गुणा कर देता हूँ। 7 × 6 होता है 42, 42 से 1 को गुणा करेंगे तो भी 42, 4 तिया 12, 12 दूनी क्या हो गया 24, और 24 को 1 से गुणा करेंगे 24, और प्लस का क्या चल रहा है 1। एक बार इन दोनों को गुणा कर देता हूँ मैं, 5 गुणा 24 दूनी 48 की 8, हासिल का लगा 4, तो 24 दूनी 48, 24 तिया 72, 24 चौको 96 और 4 कितना होता है 100, तो 1008 प्लस 1 क्या हो गया यहाँ पर 1000। तो देखिए हमने इसको यहाँ हल किया, 1008 आया और इसमें 1 जोड़ा तो 1009 हो गया। अब 5 से इसको गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, गुणा करने पे आ जाएगा 5 नाम 45, 0 5, क्या उत्तर आया हमारा 5045। अब हम इसको भी उसी तरीके से चेक करते हैं, क्या 5045 के अंदर 1 का भाग जाएगा, जाएगा कितनी बार 5045 बार ही जाएगा। क्या 5045 में 5045 का भाग जाएगा, बिल्कुल सही जाएगा, कितनी बार 1 बार। एक बात तो हमारी चेक हो गई कि इसमें 1 का भाग गया और स्वयं का गया। अब हम चेक करना चाहेंगे कि अन्य संख्याओं का भी भाग जाता है क्या। देखिए इसमें 2 का तो भाग जाएगा नहीं, हम 3 का भाग देके देखते हैं। ठीक है, 3 का भाग हमने दिया तो कितनी बार जाएगा, 3 एकम 3, 2 बच गए तो 20, 3 छिंग 18 हो गया। ठीक है, 2 गया तो 3 8 24 हो गया, यानी 3 का भाग भी इसमें नहीं जा रहा है। ठीक है, तब हम क्या करते हैं, इसमें 5 का भाग देके देखते हैं। 5 का भाग देते हैं, 5 एकम 5 0, 5 नाम क्या हो जाएगा 45, 1009 होगा या नहीं होगा। तब आप लोगों ने देखा 1 का भाग गया और स्वयं का भाग गया। अगर यदि 1 और स्वयं का ही भाग जाता तो ये कैसी संख्या होती, हमारी अभाज्य संख्या होती। देखिए हमने यहाँ 5045 में जैसे ही 5 का भाग दिया तो हमें उत्तर में क्या मिला, 1009 मिला। तो क्या हो गया, यहाँ 1 का भाग गया, स्वयं का भाग गया। क्या स्वयं के अलावा अन्य संख्याओं को भी भाग जा रहा है, जा रहा है। तो इस आधार पर आप क्या कह सकते हो, ये क्या कैसी संख्या होगी, भाज्य संख्या होगी। तो हम क्या लिखेंगे, आप लोग यहाँ लिखोगे, यहाँ 5045 के 2 से अधिक गुणनखंड है। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डायरेक्टली, यहाँ 5045 के 2 से अधिक गुणनखंड है, अतः यह क्या होगी, भाज्य संख्या होगी। अतः यह हमारी क्या होगी, एक भाज्य संख्या होगी। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को ये सवाल अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, इसके बाद एक और सवाल बचता है, उसको हम सॉल्व करते हैं और ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। ये सवाल क्या कह रहा है, 7वां सवाल है एक्सरसाइज 1.1 का। किसी खेल मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। ठीक है, कैसा है, मतलब एक वृत्ताकार पथ है। ठीक है, कोई खेल मैदान है, इसके चारों ओर, इसको मैं थोड़ा सही बनाता हूँ, इरेज कर देते हैं एक बार। ठीक है, एक खेल मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को तो लग रहे हैं 18 मिनट। ठीक है, सोनिया को कितना मिनट लग रहा है, 18 मिनट है ना, एक राउंड पूरा करने में सोनिया को 18 मिनट लग रहा है। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को लग रहा है 12 मिनट लग रहा है। इसका मतलब रवि की स्पीड तेज़ है तभी उसको टाइम थोड़ा कम लग रहा है, और सोनिया की स्पीड स्लो है इसलिए सोनिया को अधिक समय लग रहा है। तो मान लीजिए वो दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना शुरू करते हैं। मान लीजिए वो दोनों इस जगह से चलना शुरू करते हैं, ये ए पॉइंट है, यहाँ से चलते हैं। ठीक है, और घूम फिर के यहाँ पर अगर आ जाते हैं, चल करके अगर इसका पूरा राउंड करके इसी जगह आ जाते हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाता है, एक राउंड आपका कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, और दोनों एक ही स्थान पर एक ही समय पर चल रहे हैं। ठीक है, और एक ही दिशा में चल रहे हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। अब एक बार इस सवाल को थोड़ा हम इमेजिनेशन से समझते हैं। मान लीजिए सोनिया ने चलना शुरू किया, सोनिया के पहले रवि को लिखते हैं। मान लीजिए रवि यहाँ से चलना शुरू कर रहा है। ठीक है, रवि घूमता हुआ जा रहा है, घूमता हुआ जा रहा है, और 12 मिनट में किस जगह पहुँच गया, इस जगह पे पहुँचा नहीं पहुँचा। रवि ने पहला राउंड कंप्लीट किया कितने मिनट में, 12 मिनट में। अब हम क्या कर रहे हैं, अब सोनिया ने भी चलना शुरू किया, साथ ही में चल रहे हैं। तो जैसे रवि ने तो 12 मिनट में यहाँ तक डिस्टेंस पूरी कर ली थी, पर सोनिया को इसी दूरी को तय करने में 18 मिनट लग रहे हैं। तो क्या ऐसा नहीं होगा कि सोनिया कहीं रवि से थोड़ा दूर होगी, पहले रवि से थोड़ी दूर होगी उस समय के हिसाब से। ठीक है, अब रवि का जैसे यहाँ पहला चक्कर हुआ तो सोनिया अगले 6 मिनट बाद कहाँ पहुँच रही है, इस जगह पर पहुँच रही है। ठीक है, तो रवि 6 मिनट बाद क्या थोड़ा आगे होगा, नहीं होगा, होगा, रवि थोड़ा आगे होगा, इस जगह तक आ जाएगा। जब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, रवि की लोकेशन चेंज हो चुकी होगी, तो मतलब फिर ये दूसरा राउंड ऐसा होगा कि इसमें भी सोनिया और रवि नहीं मिल पाएंगे। ठीक है, तो जैसे फिर सोनिया भी 6 मिनट अगले 6 मिनट आगे आएगी, तो रवि वापस फिर इस जगह आ जाएगा। फिर से क्या इन दोनों के बीच में 6 मिनट का गैप होगा, नहीं होगा, होगा। तो जब तीसरा राउंड जब लगेगा, तो उस तीसरे राउंड के अंदर क्या होगा, दोनों आपस में एक ही जगह पर आकर के मिल जाएंगे। मतलब सोनिया के तो 2 राउंड पूरे हो जाएंगे और रवि के कितने राउंड पूरे होंगे, 3 राउंड पूरे होंगे, तब जाकर के दोनों इसी जगह पर आकर के मिलेंगे। तो इस तरीके का अगर सवाल आ जाता है एग्जाम में, तो उसको हल करने के लिए क्या करते हैं, हमें कम से कम समय निकालना होता है।
तो ऐसे सवाल को हम हल करने के लिए इन दोनों का क्या ले लेते हैं, एलसीएम। भाग विधि लगा रहा हूँ मैं, 2 नाम 18 होता है और 2 6 12 होता है। 2 का फिर से भाग देते हैं तो 9 में नहीं जाएगा, तो 9 ऐसे कैसे, और 2 3 6, 3 का भाग देंगे तो 3 3 9, 3 एकम 3, फिर से 3 का भाग जाएगा तो 3 एकम 3 और 1 ऐसे कैसे। तो उत्तर क्या आ जाएगा, क्या लिख दोगे आप, दोनों एक ही स्थान पर मिलेंगे। कितने समय बाद मिलेंगे, आप क्या निकाल दो, उसका एलसीएम निकाल दो, किसका, 18 और 12। ये देखो मिनट में दे रखा है आपको 18 और 12, तो इस समय निकलेगा एक तरीके से। तो एलसीएम कितना आ जाएगा इसका निकल के, 2 गुणा 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 2, ये 4 और 3 का वर्ग होगा 9। लगभग कितने मिनट बाद मिलेंगे, 36 मिनट बाद। ऐसा क्यों हुआ, मैंने आपको एक बार तो समझा ही दिया, एक बार और इसको थोड़ा रिपीट करके समझा देता हूँ। देखिए क्या हो रहा है इस सवाल के अंतर्गत, एक स्टार्टिंग पॉइंट है ए। देखिए इस सवाल में क्या हो रहा है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है हमारा ए। इस जगह से रवि चलना शुरू कर रहा है, ठीक है। रवि गया, चक्कर लगाता हुआ गया, रवि इस जगह तक आया और कितने मिनट में आ गया, 12 मिनट में एक राउंड पूरा कर लिया रवि ने, ठीक है। सोनिया भी साथ में चल रही है और सोनिया को इसी एक राउंड को पूरा करने में कितना टाइम लग रहा है बताओ मेरे को। सोनिया इसी एक राउंड को पूरा करने में ले रही है 18 मिनट। तो अब आप लोगों को पता है कि जब 12 मिनट में रवि इस जगह आ गया होगा तो सोनिया कहीं से थोड़ी पीछे होगी, तभी तो नहीं पहुंच पा रही है, उसकी स्पीड स्लो है, यानी आपने डिस्टेंस थोड़ी कम कवर करी। तो फिर से इन दोनों के बीच में क्या 6 मिनट का गैप आ गया। अब जैसे ही सोनिया अगले 6 मिनट बाद इस जगह पहुंचेगी तो क्या रवि अगले 6 मिनट बाद आगे होगा, नहीं होगा, होगा। अब भी ये नहीं मिल पाया, रवि का तो हो गया दूसरा राउंड शुरू और सोनिया का क्या एक राउंड पूरा हो गया। फिर से अब सोनिया आगे चलना शुरू हुई, अगले 6 मिनट की बात करते हैं, तो रवि क्या फिर से इस जगह आ जाएगा, तो रवि के तो हो गए 2 राउंड और सोनिया का भी दूसरा राउंड पूरा नहीं हुआ, ठीक है। फिर 6 मिनट का अगर गैप आया तो सोनिया तो पहुंच गई अपना दूसरा राउंड पूरा करके यहाँ पर, और रवि का क्या तीसरा राउंड शुरू नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। फिर अगले 6 मिनट का गैप पूरा करके सोनिया इस जगह पर पहुंचेगी जब, तो सोनिया का तो होगा 3 राउंड कंप्लीट, ठीक है। 3 राउंड कंप्लीट होंगे सोनिया के, तो सॉरी रवि के हो जाएंगे 3 राउंड कंप्लीट, ठीक है। 3 राउंड कंप्लीट करने में रवि कितने मिनट लेगा, 36 मिनट। और सोनिया को भी, सोनिया के, थोड़ा मैंने गलत बोल दिया, इसको मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि रवि को तो लगेंगे 2 राउंड, 2 राउंड पूरा करने में रवि कितना, देखिए एक बार मैं इसको इरेज करता हूँ, शायद मेरे से बोलने में थोड़ी गलती हो चुकी है, इसको मैं दोबारा से लिखता हूँ, ठीक है। देखिए पहले मैं रवि का लिखता हूँ, रवि तो कंप्लीट कर लेगा 3 राउंड, ठीक है। कितने मिनट में, 36 मिनट में, क्योंकि रवि की स्पीड तेज़ है, स्पीड तेज़ है तो ज़्यादा से ज़्यादा राउंड कवर करेगा। और जो सोनिया है, ठीक है, ये 2 राउंड कवर कर पाएगी और 2 राउंड को पूरा करने में भी कितने मिनट लेगी, 36 मिनट। तो क्या अब आप लोगों को समझ में आया कि जिस तरीके से मैंने एलसीएम से इसका उत्तर 36 मिनट निकाला, तो इस अप्रोच से आपको समझ में आया होगा कि कैसे घूम रहे हैं दोनों, ताकि इनको कितना मिनट लग रहा है, 36 मिनट लग रहा है। तो मुझे लगता है कि आपको ये जो क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो आज की क्लास हमारी यहीं पर कंप्लीट होती है और हमारे चैनल को आप लोग सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम एक्सरसाइज 1.2 को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और यदि आपके मन में कोई डाउट रहता है किसी सवाल को लेकर के, तो कमेंट सेक्शन कम्प्लीटली ओपन है, उसके अंदर आप कमेंट कर सकते हैं और मैं उस क्वेरी को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, ठीक है।